हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में दिए गए जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। साधारण अपवाद जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में आने के लिए या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज की वीडियो में इनको डिस्कस करते हैं और बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपके चैप्टर का नाम है जो भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर नंबर 3 है, जनरल एक्सेप्शंस यानी साधारण अपवाद। ये हमारा चैप्टर 3 होगा आज, क्योंकि इससे पहले वीडियोस में मैंने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट करा दिए हैं। और उससे पहले मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि अपराध का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और स्टेजेस ऑफ क्राइम, उन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन आज हम जनरल एक्सेप्शंस को पढ़ने वाले हैं जो आईपीसी में भी दिए गए थे। सेक्शन नंबर 76 से लेके 106 तक आईपीसी में हम जनरल एक्सेप्शंस पढ़ते थे, बट अब बीएनएस में जो सेक्शंस हैं वो चेंज हो गए हैं। 14 से लेके 44 तक यहाँ पे आपको जनरल एक्सेप्शंस मिलेंगे। इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 14 से लेके 33 तक हम कुछ अदर एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो अन्य अपवाद हैं, और जो इसके बाद दिया गया है प्राइवेट डिफेंस, वो दिया गया है 34 से लेके 44 तक, यानी धारा 34 से लेके 44 तक। इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी। आज हम 14 से लेके 33 तक के जो जनरल एक्सेप्शंस हैं वो पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सेक्शन 14 से हमारे जनरल एक्सेप्शंस बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में स्टार्ट होते हैं। लेकिन सेक्शन 14 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सेप्शंस के बारे में बता देती हूँ। तो देखो, एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद, इसका मतलब होता है बचाव। यानी कि अगर कोई ऑफेंस हुआ, कोई अपराध हुआ, लेकिन उसे छूट भी मिल रही है, उसे कुछ बचाव भी मिल रहा है, तो ये जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं 14 से लेके 44 तक। आईपीसी में जो क्राइम दिया गया है वो सब हमें जनरल एक्सेप्शंस के साथ ही मिलाकर पढ़ने हैं कि उनमें क्या बचाव है। ठीक, और अगर कोई मामला इन जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आता है तो उसमें जो ऑफेंस करता है व्यक्ति, उसको बचाव मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 14 की। ये पहले सेक्शन नंबर 76 हुआ करता था आईपीसी के अंदर। ये बताता है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। यानी इस सेक्शन में पर्सन अपने आप को कोई एक्ट करने के लिए बाउंड समझता है, बाध्य समझता है, वो भी किसकी वजह से? मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से। ठीक, तो तथ्य की भूल के कारण कोई व्यक्ति अपने आप को समझ रहा है कि उसे ये काम करना है और वो लीगली बाउंड है। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मान लो ए जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है। अब जो बी को उसे अरेस्ट करने के लिए बाउंड है ना, ए को जो है ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि तुम्हें बी को अरेस्ट करना है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से वो सी नाम के व्यक्ति को बी समझकर अरेस्ट कर लेता है। ठीक, बाउंड तो था वो बी को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट सी को बी समझकर अरेस्ट कर लिया। तो ए को यहाँ पर क्या बचाव मिलेगा? यस, यहाँ पे सेक्शन 14 जो है वो ए को बचाव देगा, उसको डिफेंस मिलेगा, क्योंकि उसकी ये जो मिस्टेक है वो फैक्ट की मिस्टेक है। उसने गलती से सी को बी समझ लिया। वो लीगली बाउंड था बी को अरेस्ट करने के लिए, बट उसके पास अरेस्ट वारंट भी था बी को अरेस्ट करने का, लेकिन उसने गलती से सी को अरेस्ट कर लिया। तो सेक्शन नंबर 14 जो है वो ए को बचाव देगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे जो कोई किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, यानी यहाँ पे जो बचाव मिल रहा है वो एक ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है जो बचाव मिलेगा उसे, लेकिन वो विधि द्वारा आबद्ध होना चाहिए, यानी वो लीगली बाउंड होना चाहिए, है ना, कानूनी तरीके से उसके ऊपर ये बाउंडेशन हो कि इसे ये एक्ट करना है। दूसरा, जो तथ्य की भूल के कारण हुआ हो, उससे जो गलती हुई है लेकिन वो विधि की भूल के कारण ना हुई हो, मतलब जो उससे मिस्टेक हुई है वो लॉ की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फैक्ट की मिस्टेक होनी चाहिए। ठीक, और सद्भावपूर्वक वो विश्वास करता हो, गुड फेथ में उसने विश्वास किया हो कि जो एक्ट उसे करना है उसे वही करना था, कोई दूसरा एक्ट उसे नहीं करना था। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ठीक, अब इसमें एक केस भी है, केस लॉ मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँगी जो इंपॉर्टेंट होंगे और जिस सेक्शन से डील करते होंगे। आर वर्सेस प्रिंस। देखो, इस मामले में होता क्या है, इस मामले में एक एक्यूज व्यक्ति था, उसने एक लड़की को जो 16 साल से कम उम्र की थी उसके पिता के कब्जे में से उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको ले जाता है। बाद में ये देखा गया कि जो एक्यूज था उसने इस बात का विश्वास किया था कि जो लड़की थी वो 16 साल से ज़्यादा एज की थी। अब कोर्ट ने क्या किया, उसको यहाँ पर दोषी ठहराया
और उसको इस चीज़ का बचाव नहीं मिला। ठीक, उसने यहाँ पे इस चीज़ का बचाव माना कि उसे तथ्य की भूल हो गई थी, लेकिन नहीं, उसे यहाँ पे बचाव नहीं मिला, उसको यहाँ पर लायबल ठहराया गया। ठीक, तो केस लॉ आपके वही चलेंगे जो आईपीसी में चलते थे, क्योंकि देखो अभी जो है हमारा सिर्फ ये चेंज हुआ है, आईपीसी जो है वो बीएनएस हुआ है, लेकिन केस लॉज आपके वही चलेंगे जो पहले थे। तो यहाँ पर इस सेक्शन को समझने के लिए आपको ये 3 चीज़ें तो ध्यान रखनी ही है कि बेसिकली जो सेक्शन 14 है वो क्या कह रहा है। 76 में जब हमने चीज़ें पढ़ी थी, जो मैंने आपको आईपीसी कराया था, तो उसमें भी हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 15। ये कहता है न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, यानी ये सेक्शन जो है वो एक जज को बचाव दे रहा है। जजिस को यहाँ पे बचाव देने की बात की गई है। यहाँ पे कहा गया है कि जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा कोई एक्ट किया जाता है, ऐसी शक्ति के प्रयोग में किया जाता है जिसके बारे में सद्भावपूर्वक विश्वास है कि उसे विधि द्वारा वो पावर जो है दी गई है। तो यहाँ पर जुडिशियल एक्ट अगर जज करते हैं और उन जुडिशियल एक्ट को करते हुए उनसे कोई भी ऐसा एक्ट हो जाता है जो गलत है, तो वहाँ पर उनको बचाव मिलेगा, लेकिन ऐसा तभी बचाव दिया जाएगा जब उन्होंने गुड फेथ में इस चीज़ का विश्वास किया हो। ठीक, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ए जो है वो एक जज हैं, है ना, एक जज हैं और वो बी को मर्डर के लिए यानी हत्या के लिए जो है वो मृत्युदंड की सज़ा देते हैं। अब क्योंकि सारे जितने भी गवाह थे, जो भी सबूत वगैरह थे, वो बी के खिलाफ थे जब कार्यवाही चल रही थी, लेकिन बी ने क्या किया, असल में सी का मर्डर नहीं किया, जिसका मतलब मर्डर किया गया था वो सी था, तो सी का मर्डर असल में बी ने नहीं किया। अब बी को क्योंकि मृत्युदंड तो दिया जा चुका है, डेथ पेनल्टी मिल चुकी है, तो उसके बाद ये बात पता लगती है कि बी तो एक निर्दोष व्यक्ति था जिसे मृत्युदंड दे दिया गया। अब क्या हुआ, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ए जो जज थे जिन्होंने सी के मर्डर के लिए बी को पनिशमेंट दी, डेथ पेनल्टी की, अब क्या ए को बचाव मिलेगा सेक्शन 15 में? तो यहाँ पर इसका आंसर है यस, क्योंकि ए जो जज हैं उनके सामने सब कुछ कानूनी तरीके से हुआ, सब कुछ लीगली हुआ, चाहे वो कार्यवाहियाँ चल रही हों, चाहे गवाहों के हों, चाहे गवाह की बात हो या सबूतों की बात हो, तो सब कुछ जो है वो लीगली हुआ। और इसी कारण जज ने गुड फेथ में विश्वास भी किया कि सी का मर्डर तो बी नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पर ए को सेक्शन 15 का बचाव मिलेगा। तो यही कहता है सेक्शन नंबर 15। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 16। ये कहता है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, यानी अगर कोई भी एक्ट कोर्ट के ऑर्डर से या उसके जजमेंट के अनुसरण में किया गया है, उसको फॉलो करते हुए किया गया है, तो उस एक्ट को करने वाला व्यक्ति लायबल नहीं होगा, उसको बचाव मिलेगा सेक्शन नंबर 16 में। ये कहता है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार की गई हो, यदि वो निर्णय या ऑर्डर के लागू रहते की जाए, चाहे उस कोर्ट को ऐसा निर्णय या आदेश देने का जुरिडिक्शन हो या ना हो, इस बात से मतलब नहीं है, सद्भावपूर्वक लेकिन विश्वास में की गई होनी चाहिए, गुड फेथ में की गई होनी चाहिए, तब उस व्यक्ति को बचाव मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे मान लो कोर्ट के ऑर्डर से ए जो है वो बी को अरेस्ट करता है, ऑर्डर किसका था, कोर्ट का, तो यहाँ पे ए ने कोई अपराध नहीं किया, उसको सेक्शन 16 का बचाव मिलेगा। इसी तरीके से कोई जल्लाद है, उसको कोर्ट के ऑर्डर से किसी व्यक्ति को, एक्यूज़ को फांसी लगाने का ऑर्डर दिया जाता है, तो यहाँ पर उसको बचाव मिलेगा। तो यही सेक्शन 16 हमें बताता है कि अगर कोर्ट के ऑर्डर से या उसके जजमेंट से कोई व्यक्ति किसी एक्ट को करता है तो उसको सेक्शन 16 जो है वो बचाव देगा। बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 17 की। सेक्शन 17 बिल्कुल आप देखोगे कुछ कुछ मिलता जुलता है सेक्शन नंबर 14 से। उसमें किस चीज़ की बात हो रही थी कि कोई व्यक्ति लीगली बाउंड समझता है अपने आप को, लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति अपने आप को बाउंड समझ रहा है या उसे विश्वास है कि जो एक्ट वो कर रहा है वो विधि द्वारा उसे करने के लिए न्यायानुमत है, मतलब जस्टिफाइड बाय लॉ। तो ये बात कर रहा है जस्टिफाइड बाय लॉ की, यानी यहाँ पर भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही है, यहाँ पर भी तथ्य की भूल ही है, लेकिन जिसने एक्ट किया है वो अपने आप को उस एक्ट को करने के लिए जस्टिफाइड यानी सही समझता है। अब यहाँ पे इसमें कहा गया है इस सेक्शन में कि कोई भी बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। अब यहाँ से जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो इसमें से ये वाले पॉइंट निकल कर आते हैं। कार्य एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो। दूसरा, तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण वो उसे करे। तीसरा, उसे गुड फेथ में विश्वास हो कि वो उसे करने के लिए जस्टिफाइड बाय लॉ है, मतलब वो सही कर रहा है। और यहाँ पर एक जो हमारी मैगज़ीन निकल के आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में सीधी पूछ ली जाती है, तथ्य की भूल क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है।
यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट माफ़ी योग्य है, बट मिस्टेक ऑफ लॉ माफ़ी योग्य नहीं है कानून की नज़र में। इसे इस लेटिन सूत्र से भी हम पढ़ सकते हैं, इग्नोरेंटिया फैक्टी एक्यूजेट इग्नोरेंशिया लेजिस नेमिनम एक्यूसेट। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मेरी गड़बड़ी हो, बट आप जब इसे देखोगे तो आप चाहो तो इसकी स्पेलिंग भी लिख कर रख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो आपका सेक्शन है ये जस्टिफाइड बाय लॉ की बात कर रहा है। अब देखो सेक्शन 14 और सेक्शन 17 में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 14 जब हमने पढ़ा तो उसमें बाउंड शब्द का यूज़ हुआ है, बाध्य शब्द का यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है किसी की ड्यूटी है उस काम को करने की, जिसे करना है काम वो उसकी लीगली ड्यूटी है कि उसको वो काम करना है। जबकि सेक्शन 17 में जस्टिफाइड वर्ड यानी न्यायानुमत शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब है कि जो आपको सही लगा आपने वो कर दिया, यानी आपने सोचा कि आप जो काम करोगे आप पर कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पे वहाँ पर लीगल लाइबिलिटी थी सेक्शन 14 में, लेकिन 17 में ऐसा नहीं है। 17 में व्यक्ति को जो लगा, जो सही लगा वो उसने कर दिया। ठीक, एक एग्जांपल दे के बताती हूँ। जैसे मान लो ए जो है वो वाई को एक ऐसा काम करते देखता है जो ए को मर्डर लगता है। ठीक, ए ने वाई को देखा कि वो कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है जो उसे लग रहा है कि वो हत्या कर रहा है, किसी की मर्डर कर रहा है। अब ए क्या करता है, गुड फेथ में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए वाई को ऑफिसर्स के सामने ले जाने के लिए गिरफ्तार कर लेता है, उसको अरेस्ट कर लेता है। ए ने कोई यहाँ पे अपराध नहीं किया। ठीक, भले ही असल बात ये निकले कि वाई जो था वो सेल्फ डिफेंस में कार्य कर रहा था। ठीक, यहाँ पे जो ए है वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो कोई थर्ड पर्सन है, ऐसे ही कोई आम आदमी है, और उसे सही लगा उस टाइम पे वाई को पकड़कर पुलिस के सामने ले जाने का, तो उसने किया। तो यहाँ पे ए जो है लाइबल नहीं होगा। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि फ़र्क कहाँ आ जाता है। बस हमें एक वर्ड ध्यान रखना है, बाउंड जो शब्द है, जो बाध्य शब्द है, वो सेक्शन नंबर 14 में इस्तेमाल हुआ है, और जो सेक्शन नंबर 17 है उसमें ये वाला वर्ड जो है इस्तेमाल हुआ है। इतनी ही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो है हम लास्ट में 2 केस लॉज भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी इस वाली मैगजीन से ही रिलेटेड है। देखो, आर वर्सेस टॉल्सन का केस सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इस मामले में क्या होता है, एक महिला पर बाइगेमी का केस फाइल होता है कि उसने बाइगेमी किया, उसने द्विविवाह विवाह का अपराध किया है। अब क्योंकि उसके पति के भाई ने उसको बताया था कि जिस जहाज़ से, जिस शिप से वो गया था वो डूब गया, जिसके बाद महिला ने खुद को क्या किया, विडो समझकर, विधवा मानकर दूसरी शादी कर ली। अब यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे जो है ये जो भूल हुई है, ये मतलब इसको आप ये नहीं कह सकते कि उसने जानबूझकर ऐसा किया, ये नहीं आप कह सकते, है ना। इसलिए उस महिला को तथ्य की भूल मानकर दोषी नहीं ठहराया, द्विविवाह विवाह का, बाइगेमी का उस महिला को दोषी नहीं ठहराया गया। इसी तरीके से सेकंड केस है शिराज वर्सेस रूडजन। ये 1926 का केस है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस मामले में भी एक एक्यूज़ था, उसको जो शराब होती है उसको बेचने का लाइसेंस इस शर्त पर दिया गया था कि जो भी ऑफिसर ड्यूटी पे होगा, जो भी पुलिस ऑफिसर, उसको वो नहीं बेचेगा। लेकिन एक दिन एक सिपाही, है ना, उसके घर पे आया और उसको कहा कि वो उसको पीने के लिए जो है वो शराब दे। अब उस वक्त जो सिपाही था उसने अपनी आर्म प्लेट उतार रखी थी, है ना, यहाँ पे लगाते हैं शोल्डर पे या जो आर्म प्लेट लगाते हैं, तो उसको उसने उतार रखा था, तो उसे पता ही नहीं था कि वो एक मतलब सिपाही है, तो उसने गुड फेथ में उसको परोस दी। तो यहाँ पर उसको भी दोषी नहीं ठहराया, तथ्य की भूल मानकर उसको यहाँ पे बचाव दे दिया गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति मिस्टेक ऑफ फैक्ट करता है तो वो माफ़ी योग्य है, लेकिन अगर कोई मिस्टेक ऑफ लॉ करता है वो माफ़ी योग्य नहीं है। तथ्य की भूल कानून में क्षम्य है, लेकिन कानून की भूल जो है वो कानून में क्षम्य नहीं है। तो आई होप आपको दोनों सेक्शंस क्लियर हो गए होंगे, सेक्शन 14 में और 17 में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 कहता है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, यानी एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन लॉफुल एक्ट को करने में हुआ। कोई व्यक्ति अगर विधिपूर्ण कार्य करने में कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो बात अपराध नहीं है। इस सेक्शन के हिसाब से कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्वक तरीके से विधिपूर्ण साधनों के द्वारा, यानी जो मीन्स हैं, जो साधन हैं, वो भी लॉफुल हैं, उचित सतर्कता सावधानी के साथ, मतलब पूरी सतर्कता, पूरी सावधानी बरती गई है उस एक्ट को करने में, विधिपूर्ण कार्य को करने में हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस सेक्शन से निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जो विधिपूर्ण है और उस एक्ट को करने में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो वो यहाँ पर
बिल्कुल माफ़ी योग्य होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए जो है, एक आदमी क्या कर रहा था, कुल्हाड़ी से एक पेड़ काट रहा था। अब जैसे वो पेड़ काट रहा था, बराबर में ही बी नाम का व्यक्ति खड़ा था, मतलब थोड़ी दूरी पर। अब जैसे उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काटना स्टार्ट किया, कुल्हाड़ी का जो पीछे का फल होता है, फल, वो निकल कर लग गया बी के सर में। यहाँ पर बी जो था वो इंजर्ड हो गया, वो घायल हो गया। तो यहाँ पर ए की तरफ से पूरी सावधानी बरती गई थी, उसने बिल्कुल कोई कमी नहीं की थी सावधानी बरतने में, तो उसका कार्य यहाँ पे माफ़ी योग्य होगा और क्राइम के अंदर नहीं आएगा, मतलब उसको बचाव मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसी तरीके से इसमें केस लॉ भी है, राज्य वर्सेस रंगास्वामी 1952 का केस। इस मामले में ए और बी दो व्यक्ति क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं शिकार के लिए। और जाते किसके लिए हैं शिकार के लिए, कोई भी मतलब एनिमल है उसके शिकार के लिए वो जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी जगह ले ली जंगल में जाके, और क्या किया, जाल बिछा दिया, है ना, जंगल में जाकर, ताकि शिकार होगा तो उसमें फंस जाएगा। कुछ समय के बाद थोड़ी सरसराहट की आवाज़ होने लगी पेड़ों में से, तो ए ने क्या किया, उसे जानवर समझ के उस पर गोली चला दी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। अब वो गोली जो लगी वो लग गई बी को लग गई और बी की डेथ हो गई। तो ए को यहाँ पे इस सेक्शन का बचाव मिलेगा, ये कहा गया कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वो जो डेथ हुई है बी की वो एक्सीडेंट से हुई है ना, शिकार करने गए थे किसी जानवर का और गोली लग गई बी को। तो यहाँ पे अगर ए की तरफ से पूरी सतर्कता, पूरी सावधानी बरती गई थी तो ए को यहाँ पर बचाव मिलेगा। बस यही कहता है सेक्शन नंबर 18। लेकिन जो एक्ट किया जा रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल एक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें बचाव नहीं मिलेगा। दूसरा, पूरी सतर्कता सावधानी बरतनी चाहिए जो काम कर रहा है, और जिन साधनों को आप यूज़ कर रहे हो उस लॉफुल एक्ट को करने में, वो साधन भी आपके विधिपूर्ण होने चाहिए, लॉफुल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इलीगल चीज़ों का यूज़ करके उस एक्ट को करने में इस चीज़ का बचाव लेने लगो। इस सेक्शन में एक और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपका जो है वो कोई क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन है या आपको नॉलेज है कि जो एक्ट मैं कर रहा हूँ उससे सामने वाले को नुकसान होगा, तो फिर यहाँ पर इस चीज़ का बचाव नहीं मिलेगा। इसीलिए किसी भी सेक्शन को गहराई से पढ़ने से हमें पता लगता है कि उसके मेन पॉइंट क्या हैं। ठीक, मेन पॉइंट क्या है और कहाँ तक इसमें बचाव मिल सकता है। तो क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के बिना होना चाहिए वो काम। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। सेक्शन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नेसेसिटी या आवश्यकता की बात करता है, लेकिन यहाँ पर नॉलेज है, जो व्यक्ति एक्ट कर रहा है उसको नॉलेज है, लेकिन करने वाले का कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, उसका कोई आपराधिक आशय नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि कार्य जिससे अपहानि होने की संभावना है, मतलब जिससे नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो आपराधिक आशय के बिना यानी क्रिमिनल इंटेंशन के बिना और अपहानि के निवारण के लिए, मतलब किसी दूसरे नुकसान के रोकथाम के लिए किया गया है, तो क्या वो अपराध है? तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई बात केवल इस कारण ही अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए कि उससे अपहानि होने की संभावना है, मतलब आप जानते हो या करने वाला व्यक्ति जानता है कि जो एक्ट मैं कर रहा हूँ उसे नॉलेज भी है, उससे किसी का नुकसान हो सकता है, नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है, और किसी क्रिमिनल इंटेंशन के बिना वो कर रहा है। उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, उसका कोई बुरा आशय नहीं है, ठीक, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन उसे नॉलेज है। तीसरा, व्यक्ति या प्रॉपर्टी की अपहानि का निवारण। अब जो वो एक्ट कर रहा है बिना क्रिमिनल इंटेंशन के, वो सामने वाले व्यक्ति या प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाने के लिए या नुकसान को रोकने के लिए ऐसा कर रहा है। चौथा, सद्भावपूर्वक, गुड फेथ में वो उस एक्ट को कर रहा है। जब उसके पास क्रिमिनल इंटेंशन ही नहीं है तो गुड फेथ में वो उस एक्ट को कर रहा है। और यहाँ पे इस लीगल मैगजीम को ध्यान रखना है। लीगल मैगजीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके इस सेक्शन से डील करती है। साथ ही यहाँ पर ये भी कहा गया है, इस मैगजीम का पहले थोड़ा सा मैं आपको मीनिंग बता दूँ कि इस मैगजीम का मतलब क्या है। तो ये है कोड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, जिसका मतलब है कि आवश्यकता विधि या कानून को नहीं मानती, यानी ज़रूरत पड़े तो कानून और विधि को आप वहाँ भी फॉलो करो, ये ज़रूरी नहीं है। साथ ही इसमें आत्मरक्षा का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन भी जुड़ा हुआ है, जिसका प्रश्न ये है कि अपने जीवन की रक्षा करते समय एक निर्दोष व्यक्ति को हुआ नुकसान किस सीमा तक ज़रूरत के सिद्धांत को सही ठहराता है।
तो यहाँ पे आत्मरक्षा का सिद्धांत भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये कुछ पॉइंट हैं इस सेक्शन के जो मैंने आपको बताए हैं, ये ध्यान रखने हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आर वर्सेस डेडले स्टीफन का केस, ये लैंडमार्क केस है इस सेक्शन का। आईपीसी जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब भी इस केस को डिस्कस किया था और आज फिर एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस मामले में क्या होता है कि डेडले और स्टीफन और ब्रुक्स 3 लोग थे और पार्कर नाम का एक छोटा 14 साल का बच्चा उनके साथ एक नाव में बैठे हुए थे। उनकी नाव क्या होता है, आते आते रास्ते में बीच पानी में भटक जाती है। 18 दिन बीत गए, खाना पानी उनके पास सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर डेडले ने ब्रुक्स को सलाह दी कि बच्चे को जो है वो काट कर खा जाते हैं। तो ब्रुक्स मना करता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। बट 20वें दिन डेडले ने स्टीफन से सलाह मांगी और वे बच्चे को काट कर जो है मतलब खा जाते हैं। यहाँ पे जज थे लॉर्ड कॉलरिज। लॉर्ड कॉलरिज, आप चाहो तो जज का नाम जो है वो नोट कर सकते हो, बहुत कभी कभी आ जाता है यहाँ से। तो लॉर्ड कॉलरिज ने कहा कि कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं थी जो अभियुक्तों को के इस कार्य को सही ठहराती, लेकिन उन्हें यहाँ पे मर्डर का दोषी ठहराया गया। उन्होंने इसी सेक्शन का बचाव मांगा था, इस प्रोविज़न का बचाव मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बचाव नहीं दिया। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस सेक्शन का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सेक्शन में एक यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इसमें कहा गया है एक्सप्लेनेशन में कि ऐसे मामलों में ये जो है ये तथ्य का प्रश्न है, ये फैक्ट का क्वेश्चन है कि जिस अपहानि की रोकथाम के लिए कोई व्यक्ति अपहानि उठाने का जोखिम उठा रहा है, क्या वह ऐसी प्रकृति की है, क्या वो इस तरीके का नुकसान है कि काम का जोखिम उठाना माफ़ी योग्य था या नहीं। मतलब ये हर केस के मैटर पर डिसाइड करेगा, हर केस को देखकर कोर्ट डिसाइड करेगी कि जिस अपहानि के निवारण के लिए जो नुकसान किया गया है उसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, लेकिन क्या वो उसमें उस व्यक्ति को माफ़ी मिलनी चाहिए सामने वाले को या नहीं। तो ये तथ्य का प्रश्न है। साथ ही इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, जैसे मान लो ए जो है वो एक बड़े शिप का कप्तान है। ये इसका दृष्टांत भी है जब आप बेयर एक्ट देखोगे। ए एक बड़े शिप का कप्तान है, अचानक से किसी लापरवाही के बिना अपने आप को क्या करता है, वो एक ऐसी सिचुएशन में पाता है कि जो जलियान है, जो शिप है, उसका रास्ता नहीं अगर उसने नहीं बदला तो वो 20 से 30 यात्रियों से भरी हुई नाव को टकराकर डुबो देगा। अब नाव जो है, जो बोट है वो छोटी है, बट शिप जो है वो बहुत बड़ा है। तो अगर उसने उस छोटी सी नाव को ना डुबोया तो सारे के सारे जो शिप के अंदर लोग हैं उनकी डेथ कॉज हो जाएगी, मतलब मर जाएंगे वो लोग। तो अपना रास्ता बदलने से उसे सिर्फ क्या होगा, 2 यात्रियों की मृत्यु का जो है वो जोखिम उठाना पड़ेगा। तो यानी उसने बड़े खतरे को टालने के लिए छोटा खतरा जो है उठाना सही समझा। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसको यहाँ पर बचाव मिलेगा। या जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ए जो है बड़े अग्निकांड को बचाने के लिए, मतलब बड़े अग्निकांड को रोकने के लिए, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी किसी जगह पे, अब ए उस आग को फैलने से रोकने के लिए पास के जो छोटे छोटे घर हैं उनको गिरा देता है। अब अगर ए ने ऐसा किया तो क्यों किया? ए ने ऐसा किया ताकि आसपास के घरों में आग ना लग जाए, है ना, उनको आग से बचाने के लिए किया। यहाँ पर ए का कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, उसने गुड फेथ में ऐसा किया, है ना, ये वर्ड हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ए को बचाव मिलेगा और उसका काम जो है वो माफ़ी योग्य होगा सेक्शन नंबर 19 में। तो यानी बड़े नुकसान को रोकने के लिए अगर कोई छोटा नुकसान करता है, वो भी गुड फेथ में करता है और बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के करता है और सामने वाले व्यक्ति या प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाने के लिए करता है, तो इसमें ये कहा गया है कि इसलिए आप छोटा नुकसान उठा सकते हो बड़े नुकसान या बड़ी विपत्ति को टालने के लिए। सेक्शन नंबर 20, 7 साल से कम उम्र के बच्चे का कार्य। ठीक, तो यहाँ पर जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे का कार्य माफ़ी योग्य बनाया गया है। हालांकि सेक्शन नंबर 20 और 21 दोनों ही माइनर्स की बात करते हैं, बच्चे की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले सेक्शन 20 को डिस्कस करेंगे। तो ये कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 साल से कम उम्र के शिशु के द्वारा की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे एक तो ये एज लिमिट ध्यान रखनी है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे की यहाँ पे बात हो रही है। और दूसरा, इसमें एक बहुत ही फेमस लीगल मैगजीन है, डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स का मतलब है कि जो अपराध करने में असक्षम हो, मतलब जिसमें सक्षमता ना हो अपराध को करने की। एक केस लॉ देख लेते हैं, क्वीन वर्सेस लखिनी अर्दंगनीनी। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में मेरे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा।
तो इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जो डोली इन कैपेक्स के लिए शिशुओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस उम्र के बच्चों में जो साक्ष्य की अंतिम प्रमाण होती है, मतलब इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी एज ही उनके एविडेंस देने के लिए उनकी तरफ से इस बात का प्रमाण होती है, अंतिम सबूत होती है कि बच्चे में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इस अपराध को कर सके। तो यहाँ पे 7 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है वो अगर वो कोई एक्ट करते हैं तो उसको यहाँ पे ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उनको यहाँ पे बचाव दिया गया है। सेक्शन 21 बात कर रहा है 7 साल से ज़्यादा लेकिन 12 साल से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। यानी जो बच्चा है वो 7 साल से ज़्यादा का है लेकिन 12 साल से कम उम्र का है, अगर वो कोई एक्ट करता है तो वो अपराध नहीं है। तो कोई बात अपराध नहीं है जो 7 साल से ऊपर 12 साल से कम उम्र के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है, मतलब वो इतना मेच्योर नहीं हुआ है कि वो उस अवसर पर, उस मौके पर जबकि वो एक्ट हुआ है, उसके आचरण की प्रकृति अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम का निर्णय कर सके। मतलब सेक्शन 21 में कहा गया है कि अगर जो माइनर है और वो एक्ट का नेचर ना समझ पाए, उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस कि उसका परिणाम क्या निकलेगा जो वो एक्ट कर रहा है, अगर उसके पास ये समझदारी है तभी वो जिम्मेदार होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर कोई बच्चा उसकी समझ, देखो यहाँ पे अपरिपक्व वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब अगर कोई बच्चा 7 साल से ज़्यादा लेकिन 12 साल से कम उम्र का है, अगर उसकी समझ ये देखी जाएगी कि अगर वो समझता है कि जो एक्ट वो कर रहा है उसका नेचर क्या है, उसका परिणाम क्या निकलेगा, तो उसको आप लायबल ठहरा सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको लायबल नहीं ठहरा सकते। तो ये चीज़ें जो है कोर्ट देखेगा कि उसमें समझदारी है या नहीं। तो बस ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो दोनों ही जो आपके सेक्शंस थे 20 एंड 21 दोनों ही माइनर से डील करते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 22, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, यानी कि अनसाउंड माइंड वाले पर्सन से डील करता है। 22 क्या कह रहा है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण यह जानने में असमर्थ है, यानी उस टाइम पर जिस टाइम उसने एक्ट किया उस एक्ट के नेचर को नहीं समझता वो, या जो कुछ कर रहा है वो दोषपूर्ण है, गलत है, इस चीज़ को नहीं समझता, या लॉ के अगेंस्ट है जो भी कुछ वो कर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह का है, अनसाउंड माइंड का है, तो फिर अगर वो काम की प्रकृति को ना समझे, जो कुछ वो कर रहा है वो लॉ के अगेंस्ट है, दोषपूर्ण है, इन सब चीज़ों को नहीं समझता, तो माना जाएगा वो अनसाउंड माइंड का है और उसको यहाँ पे सेक्शन नंबर 22 में बचाव मिलेगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए जो है वो एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है ना, जो बी पर, किस पर, बी पर चाकू से अटैक करता है। तो यहाँ पर ए को बचाव मिलेगा सेक्शन 22 में, लेकिन वो एक्ट ऑफ नेचर और उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उस काम का जो वो कर रहा है उसका परिणाम क्या निकलेगा, बस इस चीज़ को ना जानता हो, ठीक, कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो लॉ के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और अगर वो एक्ट का नेचर समझता है, जो कुछ भी वो कर रहा है वो लॉ के अगेंस्ट है, ये समझता है, तो फिर बचाव नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे फेमस केस है, इस सेक्शन से डील करता है, वो है आपका मैकनाटन का केस। मैकनाटन का केस इतना फेमस है इस सेक्शन से रिलेटेड कि हम इसे मैकनाटन का सिद्धांत भी कह देते हैं। 1843 बहुत पुराना केस है, लीडिंग केस है इस सेक्शन का। क्या कहा गया है यहाँ पर, इस केस में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे उन्होंने, उनके 15 जजेस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो 15 जजेस थे उन्होंने यहाँ पे मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराया था, ठीक, और यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को स्वस्थ चित्त समझा जाएगा, मतलब साउंड माइंड का समझा जाएगा, जब तक कि वो कोर्ट को इस बात से संतुष्ट ना कर दे कि वो विकृत चित्त है। यानी कि ये बात तो उस व्यक्ति को ही कोर्ट को साबित करनी होगी कि वो साउंड माइंड का नहीं है, वो अनसाउंड माइंड का है, अगर वो इस तरीके की चीज़ का जो है वो फ़ायदा लेना चाहता है, उसे अपवाद के अंदर अपने मामले को लाना है। दूसरा, चित्त विकृति के आधार पर, मतलब अनसाउंडनेस जो माइंड है, जो चित्त विकृति है, इसके आधार पर बचाव साबित करने के लिए ये बताया जाना चाहिए कि अपराध करते समय एक तो वो एक्ट का नेचर नहीं समझता था, दूसरा जो कुछ भी उसने किया वो लॉ के अगेंस्ट है, इस बात को भी नहीं वो समझता था। तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए। और
तीसरी चीज़ ये थी कि ऐसी विकृतचित्ता कार्य करते समय होनी चाहिए, यानी जिस समय उसने उस एक्ट को किया या ऑफेंस को किया उस समय वो पागल होना चाहिए दिमाग से या विकृतचित्त होना चाहिए, वो उस एक्ट को ना समझे। अगर समझता है तो उसे बचाव नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस केस लॉ के। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है इस सेक्शन का। नेक्स्ट है आर वर्सेस अर्नोल्ड। ये भी इससे ही डील करता है और इसी सेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर अभियुक्त उचित अनुचित में भेदभाव करने में असमर्थ है, मतलब जो एक्यूज़ है वो इस बात का पता नहीं लगा पा रहा कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ सही है या गलत है, और ना ही वो ये जानता कि उसने क्या किया है, तो उसे बचाव दिया जा सकता है। और इस टेस्ट को नाम दिया गया वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। ठीक, ये बात मैंने आपको आईपीसी में भी बताई थी जब हमने इन सेक्शंस को डिस्कस किया था। वहाँ सेक्शन नंबर अलग हैं बट जनरल एक्सेप्शंस वही है। तो वाइल्ड बीस्ट टेस्ट का जो सिद्धांत है वो किस में दिया गया, आर वर्सेस अर्नोल्ड के केस में। ध्यान रखना है, दोनों ही केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन से रिलेटेड। सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 23 एंड 24 दोनों ही सेक्शन इंटॉक्सिकेशन से डील करते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में है या नशे में है तो क्या उसे बचाव मिलेगा जनरल एक्सेप्शंस का या नहीं। तो सेक्शन 23, 24 आपको दोनों ही ध्यान रखने इंटॉक्सिकेशन से डील करते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 23 पहले देख लेते हैं। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो अपनी इच्छा के खिलाफ नशे में होने के कारण निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ है तो कोई बात अपराध नहीं है जो ये जानने में असमर्थ है कि वो उस एक्ट के नेचर को ना समझता हो और जो कुछ कर रहा है वो लॉ के अगेंस्ट है या दोषपूर्ण है, इस बात को ना समझता हो। लेकिन ये तब जब वो चीज़ जिससे उसको मत्तता हुई है, जिससे उसको नशा हुआ है, वो उसके ज्ञान के बिना, मतलब उसे पता नहीं था कि उसको नशे वाली चीज़ दी जा रही है, उसकी नॉलेज के बिना और उसकी इच्छा के खिलाफ दी गई हो। उसकी कोई विल नहीं थी, उसकी कोई इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा के खिलाफ ज़बरदस्ती उसको नशा करा दिया, तो तब इस सेक्शन का बचाव मिलेगा। यानी यहाँ पे जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो अपनी इच्छा से नशे की हालत में नहीं है, यानी छुप छुपा के उसकी नॉलेज के बिना किसी ने उसको नशे वाली कोई ऐसी चीज़ दे दी जिससे उसको नशा हुआ और उसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जो इलीगल तो है, बट उस एक्ट को करते समय ना तो उस एक्ट के नेचर के बारे में पता था, ना ही उसको ये पता था कि जो कुछ वो कर रहा है वो लॉ के अगेंस्ट है। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक, अब यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड 1920 का काफ़ी पुराना केस है। इसमें जो एक्यूज़ था उसने 13 साल की लड़की के साथ रेप कमिट किया और वो शोर ना मचा सके इससे उसका जो मुंह था वो मतलब दबा दिया, उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो शोर ना मचा सके। जिस टाइम उसने ये ऑफेंस किया उस टाइम वो नशे की हालत में था। तो यहाँ पर कोर्ट ने जब उसने इस चीज़ का बचाव मांगा कि उसको बचाव मिलना चाहिए, तो कोर्ट ने इस बात से मना कर दिया और उसे मर्डर का दोषी ठहराया, क्योंकि वो एक्ट की प्रकृति को भी जानता था, इसीलिए उसको यहाँ पे डेथ पेनल्टी दी गई और इस बात को भी जानता था कि जो कुछ वो कर रहा है वो लॉ के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे बचाव तभी मिलता है जब व्यक्ति एक्ट के नेचर को ना जानता हो, उस एक्ट के बारे में ये ना जानता हो कि वो लॉ के अगेंस्ट है, और साथ ही उस एक्ट को करते हुए जब वो नशे की हालत में था उस टाइम पे वो जो नशा हुआ है उसे वो उसकी इच्छा के खिलाफ हुआ हो या उसकी नॉलेज के बिना उसे कोई चीज़ दी गई हो। तो सेक्शन 23 इस चीज़ को क्लियर करता है। सेक्शन नंबर 24, किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय ज्ञान का होना अपेक्षित है। अब देखो, कोई भी किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। कोई व्यक्ति जो मत्तता की हालत में है इस तरह बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा, मतलब उसको आप फिर भी लायबल ठहराओगे। कैसे लायबल ठहराओगे? मानो उसे वही ज्ञान था, वही नॉलेज थी जो उसे तब होता अगर वो नशे में ना होता, मत्तता में ना होता, जब तक कि वो चीज़ जिससे उसे मत्तता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना यानी नॉलेज के बिना या उसकी इच्छा के खिलाफ ना दी गई हो। कहने का मतलब क्या है, जो सेक्शन नंबर आपका 24 है वो ये कह रहा है कि ऑफेंस एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो नशे में तो है और वो लायबल भी होगा। नशे में होने के बावजूद भी व्यक्ति यहाँ पे लायबल है, जैसे कि उसी तरह से आप उसको लायबल ठहराओगे जैसे कि उसने उसी नॉलेज और इंटेंशन से एक्ट किया है अगर वो नशे में ना होता। यानी हम उस पर्सन को वैसे ही डील करेंगे जैसे कि वो नशे की हालत में ना हो, लेकिन अगर वो चीज़ जिससे वो इंटॉक्सिकेट हुआ है, जिससे वो नशे में हुआ है, वो चीज़ उसे उसकी नॉलेज के बिना या उसकी मर्ज़ी के खिलाफ दी गई है, जब तो आप उसे लायबल ठहराओगे, उसे बचाव तभी मिलेगा।
अदरवाइज़ उसे बचाव नहीं मिलेगा। और ये सेक्शन डील करता है आपका अपनी इच्छा से जो कोई व्यक्ति मतलब नशे में होता है, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन से डील करता है। अब इसमें वासुदेव वर्सेस पेप्सू राज्य का केस है। इस मामले में एक व्यक्ति सेना का रिटायर्ड था, सेना से रिटायर्ड हो गया था और वो खूब सारी मतलब शराब वगैरह पी के जो है वो एक शादी के समारोह में जाता है, वो भी पिस्टल लगा के, है ना। अब यहाँ पे एक छोटे बच्चे के साथ उसका विवाद हो जाता है और वो गोली चला देता है। तो कोर्ट यहाँ पर जो है उसको हत्या का दोषी ठहराता है, मर्डर का यहाँ पर उसको दोषी ठहराया गया। उसे यहाँ पर बचाव नहीं दिया गया क्योंकि एक तो उसने जो इंटॉक्सिकेट हुआ था वो उसने अपनी मर्ज़ी से हुआ था, नशे की हालत में था तो उसने अपनी मर्ज़ी से ऐसा किया था। और अगर उसको बचाव तभी मिलता जब उसे उसकी नॉलेज के बिना या फिर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ उसे वो नशा कराया जाता। तो कुछ ये जो सेक्शन है ये आपका 23 से ही डील करता है ना। लेकिन फ़र्क ये है कि 23 में जिस व्यक्ति को नशा हो रहा है वो उसे उसके ज्ञान के बिना, उसकी नॉलेज के बिना उसको दिया जा रहा है, मतलब कि ड्रिंक वगैरह में छिपकर कुछ मिला दिया, उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या पिलाया जा रहा है, ठीक, उसको ज़बरदस्ती किसी ने कुछ पिला दिया, तब सेक्शन 23 के अंदर आ जाएगा। लेकिन 24 में कोई व्यक्ति नशे की हालत में है लेकिन वो नशा उसने खुद किया है तो वो लायबल होगा। वो लायबल कब नहीं होगा, इस चीज़ पर गौर कीजिए। वो लायबल तभी नहीं होगा जब वो जो नशा उसे हुआ था वो उसकी नॉलेज के बिना हुआ हो और उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हुआ हो। मतलब एक तरीके से ये जो सेक्शन 24 है ना, ये 23 को ही आगे बढ़ा रहा है, उसी को मतलब एक तरीके से विस्तृत कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों सेक्शंस आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि दोनों ही सेक्शंस क्या कह रहे हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन नंबर 25। अब यहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं जो आपके कंसेंट से डील करते हैं, सहमति से डील करते हैं। तो सेक्शन 25 कहता है कि सहमति से किया गया कार्य जिससे किसी की डेथ या किसी को ग्रीवियस हर्ट यानी गंभीर चोट करने का ना तो इंटेंशन हो ना ही उसकी कोई पॉसिबिलिटी हो कि इससे गंभीर चोट या किसी की डेथ कॉज हो जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति किसी के फ़ायदे के लिए कोई काम करता है और उसमें उसके ना तो कोई इंटेंशन है ना ही नॉलेज है इस बात की कि जो एक्ट वो कर रहा है उससे सामने वाले की डेथ कॉज हो जाएगी या उसे गंभीर चोट आ जाएगी, और वो एक्ट सहमति से कर रहा है, उस व्यक्ति की जिसके लिए वो कर रहा है वो 18 साल से ज़्यादा है ना, सहमति देने वाला। तो यहाँ पर सहमति जो है वो स्पष्ट और विवक्षित हो सकती है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अगर कोई व्यक्ति सहमति से किसी एक्ट को करता है तो कोई भी बात जो मृत्यु या घोर उपति को करने की इंटेंशन से ना की गई हो, जिसके बारे में करने वाले को ये पता ना हो कि उसने मृत्यु या घोर उपति होने की उसकी पॉसिबिलिटी है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 साल से ज़्यादा आयु के किसी व्यक्ति से जिसने वो अपहानि सहन करने के लिए सहमति दी है, मतलब जो सहमति देने वाला है वो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है और उसने उसका जोखिम उठाने के लिए सहमति दी है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं बनेगी, बचाव मिलेगा इस सेक्शन में, ठीक। इसकी अगर मैं कुछ शर्तें निकाल कर आपको बताऊं कि इसकी क्या क्या असेंशियल्स हो सकते हैं, तो असेंशियल्स आपके यहीं से निकल रहे हैं कि एक तो एक्ट मृत्यु या घोर उपति करने के आशय से ना किया गया हो, ठीक, ना ही उस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो। दूसरा, सहमति से होना चाहिए, ठीक, सहमति देने वाला 18 साल से ज़्यादा उम्र का होना चाहिए, और सहमति आपकी स्पष्ट यानी कि बिल्कुल स्पष्ट और विवक्षित हो सकती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक इसमें यह आता है आपका वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, ये मैगजीन ध्यान रखनी है। इसका मतलब है कि सहमति से उठाई गई चोट कोई चोट नहीं होती, या जो सहमति देता है वो उसको कोई क्षति नहीं पहुंचती, ठीक, ये ध्यान रखना है। ये सूत्र है इस सेक्शन से डील करता है। जैसे मान लो ए जो है वो क्या करता है, क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम में टिकट लेता है। अब इस स्टेडियम में किसी क्रिकेटर के द्वारा अगर मान लो सिक्सर लगाया जाए और वो बॉल आकर ए को लग जाए तो यहाँ पर ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि ए ने जब क्रिकेट मैच देखने के लिए टिकट खरीदा था तो वो उसका जोखिम उठाने के लिए भी तैयार था, क्योंकि ना तो क्रिकेटर को पता है ना ही क्रिकेटर की कोई इंटेंशन थी कि वो ए को बॉल से हिट करे। तो बस यहीं पर ये चीज़ क्लियर की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 26। ये कहता है किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए सहमति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु करने का आशय नहीं है। अब यहाँ पे जो एक्ट हो रहा है उसमें व्यक्ति के फ़ायदे के लिए हो रहा है, उस व्यक्ति की सहमति से हो रहा है और सद्भावपूर्वक हो रहा है।
तो जो व्यक्ति क्षतिग्रस्त है उसका फ़ायदा, उसकी सहमति और सहमति अभिव्यक्त या विवक्षित। ठीक, अभिव्यक्त या विवक्षित, यहाँ पे इसका मतलब होता है, अभिव्यक्त का मतलब लिखकर या बोलकर, और विवक्षित का मतलब है जो कंडक्ट से पता लगे। सद्भावपूर्वक एक्ट होना चाहिए और डेथ कॉज करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए, बिना मृत्यु करने के आशय से किया गया हो। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, सेक्शन 26 एक तरीके से, इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन करना जिसमें पेशेंट का फ़ायदा हो, पेशेंट के फ़ायदे के लिए ही अगर ऑपरेशन किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक देखो सहमति तो है प्लस व्यक्ति का फ़ायदा भी है ना। वहाँ पे 25 में फ़ायदा नहीं था, 25 फ़ायदे की बात नहीं कर रहा था, यहाँ पर 26 में फ़ायदे की बात हो रही है। एक वर्ड यहाँ पे ये जुड़ गया है। ठीक, इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल ये हो सकता है कि ये जो है वो एक डॉक्टर के पास जाता है, स्पेशलिस्ट के पास, उसको एक ऑपरेशन कराना है। उस ऑपरेशन में वाई की जो है वो मृत्यु होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन वाई की मृत्यु करने के ना आशय से, डॉक्टर की कोई इंटेंशन नहीं है वाई की डेथ कॉज करने की। सद्भावपूर्वक डॉक्टर क्या करते हैं, वाई के फ़ायदे के लिए, वाई की सहमति से और बिना मृत्यु के आशय से वाई का ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनका कोई यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं बनेगी। सेक्शन 26 डॉक्टर को बचाव देगा, यही कहता है सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 27 ये बात कर रहा है गार्जियन या संरक्षक की। यहाँ पर भी जो कंसेंट दी जा रही है, जो सहमति दी जा रही है, वो किसी बच्चे या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के लिए दी जा रही है। तो 12 साल से कम उम्र के बच्चे या विकृत व्यक्ति के फ़ायदे के लिए सद्भावपूर्वक एक्ट किया जा रहा है, और जो सहमति दे रहे हैं वो अभिभावक यानी कि गार्जियन या पेरेंट्स वगैरह दे रहे हैं, उनकी सहमति से हो रहा है कार्य, और सहमति स्पष्ट या विवक्षित हो सकती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है ना। तो ये धारा जो है एक तरीके से संरक्षक को भी बचाव देगी जो गार्जियन होते हैं, लेकिन इसमें कुछ परंतु बताए गए हैं जब इस अपवाद का फ़ायदा नहीं मिलेगा, जैसे जानबूझकर डेथ कॉज करने या उसके प्रयत्न पर, या मृत्यु या गंभीर चोट के निवारण से अलग अगर कोई एक्ट करने के लिए इसका फ़ायदा लिया जाएगा तब भी नहीं मिलेगा। स्वेच्छा जानबूझकर गंभीर चोट करने या उसके प्रयत्न पर भी नहीं मिलेगा, और किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर भी नहीं मिलेगा जब अपराध को करने पर इसका विस्तार नहीं है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 28। ये कहता है सहमति जिसके संबंध में ये पता हो कि वह भय या भ्रम में दी गई है। अब ये जो सेक्शन है ये इनवैलिड कंसेंट की बात करता है, कि बताता है कि कोई भी ऐसी कंसेंट, कोई भी ऐसी सहमति जो फियर ऑफ इंजरी यानी क्षति के डर में दी गई हो, दूसरा तथ्य के भ्रम में दी गई हो, तीसरा 12 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा अगर कोई सहमति दी गई है, या किसी अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के द्वारा दी गई है, या मत व्यक्ति के द्वारा यानी जो नशे में है ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर आप किसी से कंसेंट ले लेते हो तो वो कंसेंट जो है यहाँ पे वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो सेक्शन नंबर 28 बात तो कर रहा है कंसेंट की ही, लेकिन कैसी कंसेंट बता रहा है, इनवैलिड कंसेंट के बारे में, कि अगर कोई इन स्थितियों में किसी से कोई कंसेंट लेता है, सहमति लेता है, तो वो सहमति जो होगी वो वैलिड नहीं होगी। और ऐसी सहमति लेकर अगर कोई एक्ट कर दे, है ना, कोई ऑफेंस कर दे, तो आप इस चीज़ का बचाव नहीं ले सकते कि मैंने तो सामने वाले से कंसेंट ली थी, जबकि सामने वाले ने जो कंसेंट दी है वो उसे चोट के डर में डाल कर दी है, उसने जिससे मतलब आपने कंसेंट ली है उसको आपने चोट के डर में डाला है, अपहानि के भय में डाला है, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चक्कर में आकर उससे कंसेंट आपने ले ली, है ना, तथ्य की भ्रम में आकर सामने वाले ने कंसेंट दे दी, उसने कुछ और ही समझा आपकी बात को, या 12 साल से कम उम्र का बच्चा था जिससे आपने सहमति ली है, या पागल वगैरह कोई व्यक्ति था, या कोई व्यक्ति नशे की हालत में था जब उससे सहमति ली गई थी। तो ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं इस सेक्शन के जो इसमें बताए गए हैं कि इन आधारों पर अगर आप किसी से सहमति लेते हो तो वो वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पे एक केस था दशरथ पासवान वर्सेस बिहार राज्य का केस, काफ़ी पुराना केस है लेकिन इम्पॉर्टेंट है इस सेक्शन के लिहाज से। इस मामले में होता क्या है, जो एक्यूज़ था वो 3 साल तक 10th क्लास में फेल होता रहा। 10th क्लास में उसने अपनी वाइफ से कहा कि वो जो है सुसाइड करना चाहता है। अब वाइफ ने मना कर दिया, उसे रोका कि आप ऐसा मत करो, लेकिन जब वो ज़िद पर अड़ गया तो वाइफ ने कहा कि आप पहले मुझे मार दो, उसके बाद आप अपनी जान ले लेना। तो यहाँ पे एक्यूज़ ने पत्नी का, अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये जो उसने अपनी वाइफ से कंसेंट ली थी
उसे डर में डालकर ली थी। मतलब वो इस चीज़ का डर दिखाना चाहता था वाइफ को कि मैं अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो इस चीज़ का बचाव नहीं ले सका कि उसे यहाँ पे इस एक्सेप्शन का बचाव मिले। नहीं, उसको इस एक्सेप्शन का बचाव नहीं मिला। उसने सहमति डर में डालकर उससे ली थी, तो इसलिए उसको यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड का दोषी ठहराया। मर्डर का तो दोषी नहीं ठहराया, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड का यहाँ पे उसको दोषी ठहराया गया। सेक्शन नंबर 29 यानी ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो अपहानि के बिना भी स्वयं ही अपराध हैं। अब यहाँ पे ये ऐसे एक्ट को, ऐसे कार्यों को करने से मना करती है जिनमें भले ही कोई अपहानि, कोई नुकसान ना भी हो, खुद भी वो अपने आप ही अपराध हैं। तो ऐसे एक्ट को आप यहाँ पे एक्सेप्शन के अंदर नहीं डाल सकते। जैसे धारा, इसमें क्या कहा गया है कि सेक्शन 25, 26 और 27, ये जो 3 सेक्शंस यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इनमें जो भी एक्सेप्शंस दिए गए हैं, इनका विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी खुद ही अपराध है, जो उस व्यक्ति को होने की संभावना हो, जो सहमति देता है या जिसकी तरफ से सहमति दी जाती है। अब यहाँ पर इसमें ये कहा गया है साधारण शब्दों में कि सहमति उस काम को केवल माफ़ करती है जो सहमति देने वाले व्यक्ति को नुकसान करता है और जो एक अपराध होगा। अगर कार्य अपहानि के बिना भी एक अपराध है तो जो करता है वो सहमति के आधार पर अपना बचाव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर कोई लेडी है, वो ये कह दे कि वो अबॉर्शन कराना चाहती है क्योंकि वो उसकी लाइफ है, वो जो चाहे वो करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सेक्शन 29 जो है इस चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, इस चीज़ के अगेंस्ट है। तो सेक्शन 29 जो है इसके अगेंस्ट है ये बात कि कोई लेडी, उसकी अपनी लाइफ है इसलिए उसको अबॉर्शन कराने की अनुमति मिल जाए। तो ये सेक्शन यही कहता है कि वो सारे एक्ट जो इंडिपेंडेंटली इनवैलिड है ना, जो खुद ही स्वतंत्र रूप से अवैध हैं, आप उसे कंसेंट देकर भी वैलिड नहीं बना सकते। तो भले ही उस अबॉर्शन में उस लेडी की सहमति हो, वो खुद उसने उस चीज़ के लिए कंसेंट दी हो, लेकिन उस चीज़ को यहाँ पे वैलिड नहीं बना सकते आप। सेक्शन 29 के ये चीज़ अगेंस्ट होगी। तो यही कह रहा है ये सेक्शन, और ये चीज़ यहाँ पे एक्सेप्शन में ऐड की गई है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 30। ये कहता है कंसेंट के बिना यानी सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। अब ये डील करता है इमरजेंसी में, जब कोई व्यक्ति एकदम से आपातकाल में इमरजेंसी में कोई कंसेंट देता है, लेकिन वो कंसेंट उस व्यक्ति के फ़ायदे के लिए होती है और गुड फेथ में दी जाती है, और सिचुएशन ऐसी है कि हम उस व्यक्ति की, उस पर्सन की या उसके गार्जियन की, जो उसके पेरेंट्स वगैरह हैं या जो उसके संरक्षक हैं, उनकी भी कंसेंट नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पे इस धारा की शर्तें देखनी है। सबसे पहले उस व्यक्ति का फ़ायदा होना चाहिए, दूसरा सद्भावपूर्वक एक्ट किया गया हो, तीसरा युक्त हो, रीजनेबल हो, ठीक, मामले की परिस्थितियों के अनुसार, और चौथा कार्य बिना सहमति के किया जाए। तो यहाँ पे जो कंसेंट के बिना एक्ट किया जा रहा है वो उस व्यक्ति के फ़ायदे के लिए किया जा रहा है ना। इसके बाद अब इसमें देखो कुछ परंतुक भी हैं। अब इसमें ये सब चीज़ें तो हमने देख ली कि ये कंसेंट के बिना काम की बात कर रहा है, लेकिन इसमें हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लो वाई है, वाई अपने घोड़े से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। अब ए जो एक डॉक्टर है, उनका विचार है कि वाई के सर पर अगर जल्दी से उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वाई की डेथ हो सकती है। अब ए डॉक्टर जो है, वाई तो बेहोश है, उसके घर वाले भी उस समय वहाँ पर नहीं हैं, तो तुरंत उसका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी हो गया। अब डॉक्टर कंसेंट ले तो किससे ले? तो वो उस टाइम पर ही बिना वाई की सहमति के, वाई के फ़ायदे के लिए ऑपरेशन करते हैं। उनका डेथ कॉज करने का कोई इंटेंशन नहीं है, वो वाई को मारना नहीं चाहते, हाँ, लेकिन वाई के फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अगर डॉक्टर ए गुड फेथ में वाई का ऑपरेशन करते हैं और किसी की कंसेंट के बिना करते हैं, वाई के फ़ायदे के लिए करते हैं, तो यहाँ पर ए जो डॉक्टर है उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तो यही कहता है सेक्शन नंबर 30। लेकिन यहाँ पे कुछ परंतुक दिए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि इस अपवाद का फ़ायदा इन चीज़ों में नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई जानबूझकर इंटेंशनली किसी की डेथ कॉज करना चाहता है या उसका अटैम्प्ट करता है, तो उसमें आप इस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले सकते कि मैं इस व्यक्ति के फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहा हूँ। दूसरा, मृत्यु या गंभीर चोट के निवारण या किसी घोर रोग अंग शैथिल्य से मुक्त करने से अलग। अगर वो एक्ट किसी व्यक्ति को मृत्यु से बचाने के लिए, गंभीर चोट से बचाने के लिए, किसी गंभीर घोर रोग से बचाने के लिए या अंग शैथिल्य से बचाने के लिए अगर ऐसा किया जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर इससे भिन्न है तो यहाँ पे इस एक्सेप्शन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है जानबूझकर चोट करने या उसके प्रयत्न पर भी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। और चौथा है किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर भी नहीं होगा जिस अपराध को करने पर इसका विस्तार नहीं है।
तो यहाँ पे ये इसके परंतुक थे और ये इसी के अंदर आपका आ जाता है। तो इन परंतुकों को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 31, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना, यानी गुड फेथ में आपने किसी को सूचना दी, किसी को इन्फॉर्म किया और वो भी उस व्यक्ति के फ़ायदे के लिए हो। तो सद्भावपूर्वक दी गई जो संसूचना है, इसमें ऐसी कोई भी अपहानि के कारण अपराध नहीं होगा, जो उस व्यक्ति को जिसे दी गई है उसके फ़ायदे के लिए है। जैसे मान लो एक डॉक्टर हैं, अब वो क्या करते हैं, एक पेशेंट को गुड फेथ में सद्भावपूर्वक ये सूचना देते हैं कि उनकी राय में, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर की राय में वो ऑपरेशन के बाद जीवित नहीं रह सकते। तो यहाँ पर इस आघात के कारण, मतलब इस बात को सुनने के कारण उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर ने जो सूचना दी वो सही थी और गुड फेथ में दी, उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि सामने वाले की डेथ हो जाए। तो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक। हालांकि डॉक्टर को पता था, वो जानते थे कि उस सूचना से उस रोगी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो सेक्शन नंबर 31 इन चीज़ों को सही बताता है और एक्सेप्शन के अंदर डालता है कि अगर कोई आपको गुड फेथ में कोई भी सूचना देता है, इन्फॉर्म करता है, जो आपने उसके फ़ायदे के लिए दी है सामने वाले के, तो वो यहाँ पर अपराध नहीं होगा। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 32। ये कह रहा है वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, यानी कि किसी से आप कोई ऐसा काम करा रहे हो जिसे कराने के लिए आपने उसे धमकियों द्वारा बाध्य किया है और वो एक क्राइम है। तो अगर आपको धमकी देकर कोई विवश करता है कि आप कोई क्राइम करो, तो सेक्शन 32 का यहाँ पे डिफेंस मिलेगा। यही बात कर रहा है, लेकिन पहले हमें इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। तो हत्या और मृत्यु से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराधों के सिवाय, यानी कि वे अपराध, वे ऑफेंसेस जो राज्य के खिलाफ हैं और हत्या हैं या फिर मृत्यु से दंडनीय है, उनको छोड़कर कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिसको ऐसा युक्तियुक्त रूप से आशंका हो कि अन्यथा परिणाम ये होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए। यानी ए नाम का एक व्यक्ति बी को डेथ की धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने ये मेरे लिए कोई ये काम नहीं किया। काम कैसा? वो एक क्राइम है ना, एक ऑफेंस है। तो ए बी को मौत की धमकी देकर, मृत्यु की धमकी देकर कि तुरंत इसी समय तुम्हें मार दिया जाएगा, तत्काल मृत्यु की धमकी दी जा रही है और उससे कोई एक ऐसा एक्ट कराया जा रहा है। लेकिन वो एक्ट, ध्यान रखना है, एक तो राज्य के खिलाफ अपराध नहीं होना चाहिए, हत्या नहीं होना चाहिए और मृत्यु से दंडनीय जो राज्य के खिलाफ अपराध है उनको छोड़कर है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, ध्यान ये रखनी है कि परंतु ये तब जब उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा से तत्काल मृत्यु से कम अपनी हानि की युक्तियुक्त आशंका से खुद अपने आप को उस स्थिति में न डाला हो जिससे वो ऐसी मजबूरी में पड़ गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने आप को ऐसी मजबूरी में, ऐसी सिचुएशन में डाल लेता है कि उसे ये सब एक्ट करना पड़ा, ये सब क्राइम करना पड़ा, तो फिर उसको इस एक्सेप्शन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मर्डर को बाहर निकाल दिया गया है, हत्या, मर्डर और स्टेट के खिलाफ अपराधों के सिवाय, इसको छोड़कर ऐसा कोई भी एक्ट यहाँ पर अपराध नहीं है जिसके लिए आपको धमकी देकर कराया जाए। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपको ये बात साबित करनी होगी कि वो एक्ट जो किया गया है उस व्यक्ति को डरा धमका कर कराया गया है और उसे तुरंत डेथ की धमकी दी गई है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर एक लीगल मैगजीम है, एक्टस मी इनविटो फैक्टर्स नॉन एस्ट मेंस एक्टर्स। ये लीगल मैगजीम डायरेक्टली आपके इस सेक्शन से कनेक्ट है और सीधी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि किस सेक्शन से डील करती है आपकी ये मैगजीन। इसका सीधा मतलब है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के खिलाफ किया गया कार्य मेरा नहीं है, यानी जो काम मुझसे कराया गया है वो किया तो मैंने ही है लेकिन मेरा नहीं है, वो काम मेरी इच्छा के खिलाफ कराया गया है मुझसे। तो यहाँ पर ये सीधा आपका इसी सेक्शन से कनेक्ट है। ये एक लीगल मैगजीम है, लैटिन सूत्र है। इसके अलावा इस सेक्शन में आपको 2 एक्सप्लेनेशन मिलेंगे जब आप बेयर एक्ट में देखते हो। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कहता है कि वो व्यक्ति जो खुद अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में जानते हुए शामिल हो जाता है, इस अपवाद का फ़ायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वो अपने साथियों के साथ ऐसी बात को करने के लिए मजबूर किया गया था जो एक क्राइम था, एक अपराध है। अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि डाकुओं की एक टोली तुरंत मृत्यु की धमकी के द्वारा अपराध करने के लिए एक लुहार को एक दरवाज़ा तोड़ने के लिए कहती है ताकि उसमें वो लूटपाट कर सके।
मतलब जो डाकू हैं वो उसमें प्रवेश कर सकें, एंटर कर सकें उस गेट में और अंदर जाकर लूटपाट कर सकें। तो क्या वो व्यक्ति इस अपवाद का फ़ायदा उठाने का हकदार है? इसका आंसर है यस। वो इस अपवाद का फ़ायदा उसको मिलेगा क्योंकि उसे मृत्यु की धमकी दी गई है। लेकिन जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है उसमें उसे सिर्फ पीटे जाने की धमकी दी गई थी और अपनी इच्छा से वो व्यक्ति शामिल हो रहा था। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर धमकी दी जा रही है वो मृत्यु की धमकी होनी चाहिए और तत्काल मृत्यु की धमकी होनी चाहिए कि तुरंत मार दिया जाएगा। और दूसरा, अगर कोई अपनी इच्छा से शामिल होता है और मृत्यु धमकी कैसी है, मृत्यु से कम है, चोट करने की या पीटे जाने की, तो उसको यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन और आज की वीडियो का सबसे लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 33, तुच्छ अपहानि करने वाला कार्य। यानी कि कोई बात इस कारण अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि होती है या होने की संभावना है, अगर वो इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। इसका एक लैटिन मैक्सिम ध्यान रखनी है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, यानी कि जो विधि है या जो कानून है वो छोटी बातों पर, तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर इस सेक्शन को ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सेक्शन सीधा कह रहा है कि छोटी मोटी चीज़ों पर लॉ ध्यान नहीं देता, छोटी मोटी बातों पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बिना कीमत के चेक की अगर कोई व्यक्ति चोरी कर ले तो उससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बात इतनी छोटी है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति भी उसकी शिकायत नहीं करेगा। अगर उस पर किसी के सिग्नेचर हो तो वो एक अपराध बन जाएगा, वो अमाउंट भर के पैसा निकाल सकता है जिसको मिला है। लेकिन अगर वो उस पर कोई कीमत ही नहीं है, ना उस पर सिग्नेचर है, तो फिर सामने वाला उसका करेगा क्या? तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो कोई छोटी मोटी चीज़ों की शिकायत नहीं करेगा कोई व्यक्ति, तो वो यहाँ पर तुच्छ अपहानि करने वाला कार्य इसके अंदर आ जाएगा। सेक्शन 33 यही बात करता है। और अब यह आज की जो हमारी वीडियो है ये कंप्लीट हुआ आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइवेट डिफेंस को डिस्कस करेंगे, जो एक अलग से आपका टॉपिक है लेकिन आता है जनरल आपके एक्सेप्शंस में ही। तो साधारण अपवाद आपके नेक्स्ट वीडियो एक और करानी है, साधारण अपवाद आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।